अपने पास था बेटा, प्रीवियस वीडियो बीच में रुक गया था। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। किसमें कैलकुलेशन है? इन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो देखिए केस बनते हैं 3। पहला केस के अंदर देखिएगा फर्स्ट ऑर्बिट में ये आपके पास n इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। किसके लिए? एटॉमिक नंबर जो है वो हाइड्रोजन जो है उसके लिए कितना होता है बेटा? 1। 1 एटॉमिक नंबर है तो उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको आगे कैलकुलेशन में लाते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में है तो ये फॉर्मूला जाएगा। तो फर्स्ट केस में E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, बाई n का वैल्यू भी 1 है तो n का स्क्वायर इज इन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ये हो गया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। सेकेंड केस में जाते हैं तो n इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1। इस केस में आपके पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर भी सेम ही है, E2 सेकेंड एनर्जी लेवल, तो माइनस 13.6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? एनर्जी लेवल 2 है तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो आपके पास आ जाएगा माइनस 13.6 डिवाइड बाई 4 तो 3.4 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इसी के साथ क्या करते हैं? थर्ड केस के अंदर आपके पास जाएगा E3, n का वैल्यू 3 हो गया तो माइनस 13.6 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3.6 डिवाइड बाई 9। समझे? तो ये आपके पास जो है वो अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा 1 यहाँ पे आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। अब देखो यहाँ से जब वैल्यू निकाल के चलते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो डिफरेंस भी क्या हो रहा है? कम होता चला जा रहा है। देखो दूसरे में इसके बाद उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका किस में जाता है? सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता है। अब सर्कुलर ऑर्बिट है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? रेडियस भी होगा, तो उसने रेडियस के लिए दिया था। थर्ड जो उसका यूजफुलनेस आ रहा था वो आपके पास था रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट, रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम He पॉजिटिव आयन और Li 2 पॉजिटिव आयन और एटसेट्रा, इनके लिए उसने कैलकुलेशन दिया था। तो फॉर्मूला हमें प्रोवाइड किया था Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर इंटू z। ये था उसका फॉर्मूला। यहाँ से फिर से वही बात है, n आपको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट का निकालना है? फर्स्ट सेकेंड था। h आपके पास है प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन,
जेड एटॉमिक नंबर, क्लियर है। जेड आपके पास एटॉमिक नंबर। एन एंड जेड वेरिएबल है, ऑर्बिट भी चेंज हो सकता है, और आपके पास जो दूसरी चीज़ है बेटा वो क्या है, एटॉमिक नंबर, जिसके लिए निकालेंगे उसी का एटॉमिक नंबर रखना पड़ेगा। तो क्या करें, बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ एम ई एंड एच, पाई का तो रखना ही, सीधी सी बात है, जिसका पता है उसका तो हम क्या करना है, रखना है। तो आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आता है वो आता है आर एन इज इक्वल टू, वैल्यू रखने के बाद एन स्क्वायर इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई जेड। ये आपका आता है बेटा किसमें, मीटर में। अब आपको एक बात पता है, 1 एंगस्ट्रॉम H इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, इतने के ऊपर है। तो 10⁻⁻10 की जगह एंगस्ट्रॉम रख सकता हूँ। तो आर एन H इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई जेड। ये आपके पास एंगस्ट्रॉम है। अब आपको एक चीज़ और पता है, इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करो तो वो क्या आ सकता है, वो आपके पास आएगा बेटा एन स्क्वायर इंटू 52.9 डिवाइड बाई जेड पिकोमीटर। ये 3 यूनिट आपको यूज करनी है रेडियस के लिए। मीटर में आए तो ये वाला, एंगस्ट्रॉम में आए तो ये वाला, और पिकोमीटर में पूछे तो ये वाला। ये फॉर्मूले बेटा आपको यूज कर सकते हैं। एन का मतलब है 1 2 3 4 एटसेट्रा। आई बात, दूसरा क्या था, नेक्स्ट उसका था अपना एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए, पहला देखिएगा कि when an electron present in lower energy state is called ground state या lower energy level। तो इसको बोला जाता है आपका, इट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। और जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। हाई बात, इफ इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी it jumps to higher energy state called
एक्साइटेड स्टेट, और एनर्जी गेन करके अगर वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है तो उस स्टेट को क्या बोला जाता है, उसका एक्साइटेड स्टेट। और जो स्टेबिलिटी होती है वो एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम है। देखो पहले इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को गेन किया और किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, और वापस किस में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट। तो एनर्जी को लॉस करके जब किस में आएगा बेटा, ग्राउंड स्टेट के अंदर, इट एमिट एनर्जी या एमिट एनर्जी। और उस एनर्जी को निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, ई फाइनल या हायर माइनस ई इनिशियल। एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू डेल्टा ई। और प्लैंक्स थ्योरी से हमें पता चला था किससे, E इज इक्वल टू एच म्यू, और डेल्टा E इज इक्वल टू एच म्यू। एनर्जी आपको निकालनी है तो डेल्टा E इज इक्वल टू एच म्यू। और म्यू का आपको पता ही है कि सीधी सी बात है बेटा, एक रिलेशनशिप है म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, जो हमने किया था किसके अंदर किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज में, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ को आप एक फॉर्मूला और भी बना सकते हो। क्या बना सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच, और डेल्टा ई किसके इक्वल है, ई फाइनल माइनस ए इनिशियल, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल डिवाइड बाय एच। ये आपके पास निकल सकती है क्या, फ्रीक्वेंसी। देखिए ई इनिशियल, इसका मतलब है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। तो EF जो है वो समझिए कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फाइनल स्टेट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फाइनल स्टेट। डेल्टा E डिफरेंस इन द एनर्जी, difference in the energy of two state, energy of two states। और H जो है वो आपको पता ही है कि प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है, चलो। और जो इससे उसने बोला कि जिस भी लाइन से वो एडजस्ट, जितना एनर्जी गेन करके ऊपर जाएगा हायर एनर्जी में, उतनी ही वो क्या करके लॉस करके आ जाएगा। और एग्जिस्टेंस ऑफ जो डिफरेंट लाइंस है, जैसे बाल्मर सीरीज का, पास्चन का, ब्रैकेट का, प्रीफेक्ट का, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डेल्टा ई के ऊपर। देखिए नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ calculation of delta E frequency and wavelength, इसको कैलकुलेट करते हैं।
देखो बेटा, मान लीजिए आपके पास क्या है कि पहला एनर्जी स्टेट है N1 और N1 से इलेक्ट्रॉन गया किसके अंदर, N2 में, और N2 से वापस किस में आ गया, N1। तो ये क्या हो गया, E इनिशियल, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट है। N2 क्या हो गया, E फाइनल, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट का है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि E फाइनल निकालें इस स्टेट का एनर्जी। तो आपके पास क्या आएगा, एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में क्या जाता है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर, बोहर्स ने दिया था, डिवाइड बाई, अब हमने N2 को क्या माना है, फाइनल स्टेट, तो क्या आ जाएगा, इंटू N2 का स्क्वायर। क्लियर है। और किस में आएगा, ये जूल में। अब ऐसे ही एनर्जी निकालते हैं यहाँ पर इनिशियल की। तो EI किसके इक्वल होगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई, इसके लिए ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के लिए, तो N1 का स्क्वायर, ये हो गया जूल। इतने आ गए। डेल्टा E का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा E फाइनल माइनस E इनिशियल होगा। वैल्यू नेगेटिव में है तो डेल्टा E को ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे जो है वो कैसे रख सकते हैं, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई N1 स्क्वायर, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में थी ना, तो इसलिए एक साइन हो गया। अब यहाँ से क्या करो कि 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन रख लो, तो क्या आ गया, डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन रख लिया, तो आपके पास क्या आ गया, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, 1/N1 स्क्वायर इंटू 1/N2 स्क्वायर, यह हो गया जूल पर एटम, जूल पर एटम। आई बात समझ। कंडीशन देखना, इफ N2 is greater than N1 then sign will be used positive parenthesis, if N2 is less than N1 then negative। ये आपको यूज करो, और जब पॉजिटिव यूज करो तो इसका मतलब है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, और ये यूज करो तो एनर्जी एमिट। समझे चीज को, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी इज एमिट। यहाँ क्लियर। चलो नेक्स्ट। अब अपने पास एक चीज आई थी बेटा, क्या, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा E बाई H। पीछे आया था, अगर याद हो तो हमने क्या यूज किया, डेल्टा E इज इक्वल टू H, और वहाँ से हमने क्या निकाला था, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा E बाई H यूज करते हैं।
अपने पास क्या है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है म्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई का वैल्यू अपने पास अभी अभी आया था, अगर याद हो क्या वैल्यू आया था 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वेयर तो जेड स्क्वेयर, और ये कॉमन था किसका 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। तो h का वैल्यू रखेंगे साथ में, h का वैल्यू अपने पास क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अभी बात समझ, यहाँ पे अपने पास आ गया म्यू इज इक्वल टू सॉल्यूशन की जो अपने पास है वो आएगा बेटा 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। वाह, क्लियर है। और एक चीज और ध्यान दो कि एक सीधी सी कहानी है जो आपको यूज में दिया, वो कहानी म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ एंड विच इज इक्वल टू कौन सा रिलेशनशिप करोगे म्यू ओवर सी। ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई, वेव नंबर 1/λ और वो किसके इक्वल है म्यू ओवर सी। तो क्या करना है म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू म्यू ओवर सी। क्या बना सकते हैं, म्यू का वैल्यू कितना है 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चलिए, तो इसके बाद जब सॉल्व करते हैं तो म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू वो आता है बेटा 109,677 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। होता है किसमें सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर तो आप क्या कर सकते हो पर सेंटीमीटर और पर मीटर में म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू 1.09677 इंटू 10⁻⁻10 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा किसी पर मीटर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे